पैशन ऐसा नहीं होता है। पैशन नॉर्मली लोगों को उन्हीं चीज़ों का आता है जिस चीज़ में वो पहले थोड़े से अच्छे हों करने में। एक 17 साल के लड़के को क्या आइडिया होगा कि लाइफ में क्या करना है। हर किसी का यही कहना था कि मतलब ठीक है यूट्यूब काम कर रहा है लेकिन कितना सक्सेसफुल है। मतलब जो ये डिस्कवरी चैनल पे और नेट जियो में ये जो आते हैं ना, मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया, मैं उस टाइप का कुछ करना चाहता हूँ। हर इंसान जो भी सक्सेसफुल होता है वो अपने लिए कोई ना कोई यूनिक रास्ता ही ढूंढता है। हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है हसलर्स बे पे। आज हमारे साथ यार एक बहुत ही शानदार गेस्ट हैं, ध्रुव राठी। तो सबसे पहले तो ध्रुव राठी जी, शुक्रिया आप यहाँ पर आए बच्चों को समय देने। तो कैसे हैं आप आज? मैं बढ़िया, थैंक यू अमन यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा ऑनर है कि आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ मैं। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यार आपकी वॉइस में शुरू करने से पहले कितने आराम से बोल रहे थे और एकदम से एनर्जी आ गई। नहीं नहीं, वो बस शुरुआत के इंट्रो में एनर्जी, अभी मैं फिर नॉर्मल वापस हो जाते हैं काफी। तो आज यार ये जो हमारा सेशन होने वाला है, इसके अंदर हमारा मेन मोटिव ये होगा कि ध्रुव भाई की लाइफ में जितने भी 4-5 सालों में उन्होंने चीजें सीखी हैं, जो मेन एक्सपीरियंसेस उनके रहे हैं, और ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में करी हैं जो आप सीख सकते हो, जो बाकी लोगों ने नहीं करी, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ में ये आगे हेड मिला है, अपने डोमेन में सक्सेस मिली है। तो ध्रुव भाई, सबसे पहले तो अगर आपको मैं कहूँ कि आप अपने आप को डिफाइन करें, हु इज ध्रुव राठी, तो किस प्रकार से आप ब्रीफ 2-3 लाइनों में कर रहे होंगे? आजकल तो मैं बस यही कहता हूँ कि मैं बस एक यूट्यूबर हूँ और कुछ नहीं हूँ। और कुछ डिफाइन करने के लिए ज़्यादा है नहीं। एक यूट्यूबर जो एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और व्लॉग्स बनाता है। तो जैसे हम अपने यहाँ पर देखते हैं इंडिया के अंदर, जब हम छोटी क्लासेस के अंदर होते हैं, फिर हम 8, 9, 10th में जाते हैं, तो पेरेंट्स के कुछ एस्पिरेशंस होते हैं कि यार तुम्हें हम लॉयर बनाएंगे, तुम्हें हम इंजीनियर हम्म, बनाएंगे, तुम्हें डॉक्टर बनाएंगे, तुम्हें सीए बनाएंगे। तो इस हम्म, प्रकार हम्म, से आप जब अपने 10th 12th में थे, तो पेरेंट्स का कुछ था ऐसे कि यार तुम्हें तो यही करना है? पेरेंट्स ने कभी प्रेशराइज नहीं किया मुझे कुछ भी करने को। मैं कहूँगा कि वो उनकी तरफ से सब कुछ ओपन था, जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी। और कहीं से भी प्रेशर नहीं आया मेरे को कुछ भी बनने के लिए। तो इस रिगार्ड से मैं कहूँगा काफ़ी फॉर्चुनेट था, क्योंकि और जो भी कहानियाँ सुनता हूँ मैं वो लेकिन वो क्या है ना, इंडिया में बोलते हैं कि अगर कुछ पता ना हो ना कि क्या करना है तो 11th 12th में साइंस ले लो सबसे पहले। तो मैंने साइंस ले ली, वो पीसीएमबी ले ली मैंने। उसके बाद बोलते हैं कि 12th करने के बाद भी पता ना हो ना क्या करना है तो जाके इंजीनियरिंग कर लो। तो मैंने भी इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद जाकर पता लगता है कि अच्छा लाइफ में करना क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने डायरेक्शन चेंज करी अपनी जाके, क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग शुरू करी मैं 17 साल का था। तो एक 17 साल के लड़के को क्या आइडिया होगा कि लाइफ में क्या करना है। बहुत ही मुश्किल चॉइस थी। तो जो चॉइसेस मेरे को सामने दिखती जा रही थी, जो लोग कह रहे थे कि ये कर लो वो कर लो, तो वो मैं करता गया। तो एक चीज यार, मेरे यहाँ पे हमने अपनी कक्षा टीम में पहले बच्चों से पूछा था कि ओके ध्रुव भाई आ रहे हैं, क्या क्या डाउट आपको पूछने हैं, सारे कलेक्ट कर लो। हाँ, हाँ, तो आपने अपनी इंजीनियरिंग बाहर से करी थी, तो हम्म। इंडियन एजुकेशन सिस्टम और बाहर के एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या मेजर डिफरेंसेस लगे? क्या चीज़ें हैं जो वहाँ से हम सीख सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हम्म आपको लगा कि यार हमारे इस सिस्टम में बेहतर है? तो बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत फाउंडेशनल डिफरेंसेस हैं मैं कहूँगा। क्योंकि जब मैंने अपने दोस्तों की कहानियाँ सुनी जब वो इंडिया में पढ़ने लग रहे थे, तो यहाँ पर जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की पढ़ाई है उसमें ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम पास करने के लिए। एग्ज़ाम में नॉर्मली थियोरेटिकल चीज़ें बहुत आती हैं। लेकिन मेरी इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट हर चीज़ एप्लीकेशन बेस्ड थी और प्रैक्टिकल थी। मतलब कि ये समझ लो एक फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर हो रहा है तो कोई भी ये सवाल नहीं आएगा कि इसे डिस्क्राइब करो या ये चीज़ करो। सवाल ऐसे आएंगे कि एक रियल लाइफ सिचुएशन है यहाँ पर। एक तो पेपर, पूरे एग्जाम पेपर में सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे और उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे देंगे वो। और वो ये बोलेंगे कि जो फॉर्मूलाज लिख के लेके आने हैं तुम पहले से लिख के लेके आ सकते हो, ये फॉर्मूला शीट लानी अलाउड है एग्जाम में, उन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हो। कई एग्जाम्स में तो किताबें भी अलाउड हैं। वो कहते हैं कि आधे एग्जाम्स में तुम जो किताब लेकर आनी है ले आओ, और एग्जाम लिखते वक्त उन किताबों का इस्तेमाल करो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आजकल तो ऑनलाइन टेस्ट में भी यही होता है, बच्चे स्कूल में किताब खोल के बैठे हुए हैं ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट में भी पेपर। यही होता है। लेकिन इससे वो बहुत चेंज होता है कि मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एग्जाम पेपर किस तरह से डिजाइंड है। कई एग्जाम्स होते हैं जो कि थ्योरेटिकल सवाल पूछते हैं,
लेकिन अगर बिल्कुल ही रियल लाइफ ओरिएंटेड सवाल पूछे जाएंगे तो मुझे लगता है एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें ज़्यादा सीखी जाएंगी। और इस रीज़न से मैं कहूँगा, इस फाउंडेशनल डिफरेंस की वजह से मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया पढ़ाई में। मेरे पास इतना फ्री टाइम था पढ़ते वक्त कि मैं ये सब भी कर पाया, क्योंकि मैंने देखा कि एक बार ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया ना, तो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है उन्हीं फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके। एक चीज यार ध्रुव भाई, यहाँ पे आप बताओ, आपने अपना जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, ये कॉलेज के किस हम्म। साल में आपने शुरू किया था? ये मैंने किया था 2014 में, कह सकते हो। 2014 में मैंने पहला वीडियो डाला था जो कि ट्रैवल ब्लॉग टाइप का वीडियो था। उस टाइम आप अपने कॉलेज के कौन से ईयर में थे? मैं फोर्थ सेमेस्टर में था, सेकेंड ईयर में था बैचलर्स के। सेकेंड ईयर में थे। तो उस टाइम हम्म। मोटिवेशन क्या था? क्या मतलब हमने कुछ और क्रिएटर्स को देखा था यूट्यूब पे कि वो कुछ काम कर रहे हैं, और फिर हमें लगा कि यार ओके, इससे रिलेटेड तो मैं भी ऐसा सा कुछ कर सकता हूँ? या फिर आपने रैंडमली किसी दिन डाला, उस पे कुछ व्यूज आए और फिर आपको कमेंट सेक्शन फॉलो करते करते आपने बाकी चीजें करी? क्या जर्नी रही? नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो हमेशा से ही था वीडियोस बनाने में। एक्चुअली 11th 12th में अगर मुझे कोई सही में पूछता ना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मैं बोलता कि जो ये डिस्कवरी चैनल पे और नेट जियो में ये जो आते हैं ना, मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया, और ये जो ट्रैवल शोज आते हैं, मैं उस टाइप का कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन उस टाइम पे कोई कोई विजन नहीं था, मुझे पता नहीं था ये कर कैसे सकते हैं, ये लोग बनते कैसे हैं ये करने के लिए। तो कुछ पता नहीं था मुझे, लेकिन जैसे ही मुझे यूट्यूब दिखा, मुझे लगा एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ओपन अप होती है वो करने की। उसके बाद मैंने जब वो ट्रैवल व्लॉग टाइप का वीडियो डाला, तब मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब ऐसे तो हर कोई वीडियो डालते रहता है, कुछ ऐसा वीडियो डालने चाहिए मुझे जिससे कि लोग कुछ सीख सकें, जो एक्चुअली में एजुकेशनल कंटेंट हो। इसलिए उसके बाद वो पहले 2 3 वीडियो के बाद मैं ऐसे वीडियोस बनाने लग गया जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, न्यूज़ से रिलेटेड थे। तब मुझे लगा कि ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जिसके बारे में कोई और बात नहीं करने लग रहा है पहले से, कुछ अपना अलग करना चाहिए। आज के दिन यार, अगर हम देखें, जैसे आपने पहले लाइन में कहा कि आज के दिन मैं अपने आप को एक यूट्यूबर कहलाऊंगा, तो हम यूट्यूब पे ही अब आगे फोकस कर रहे हैं, या फिर आपने यूट्यूब से कुछ साइड फनल्स हसल्स बनाने का सोचा है कि मैं इन इन चीज़ों पे साथ में और काम कर रहा हूँगा? और साथ में एक चीज़ और कि जब आप सेकंड ईयर में थे, आपने चैनल स्टार्ट किया, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, उसके बाद मास्टर्स, तो वो कौन सा पॉइंट था जब आपने सोचा कि यार हाँ, ओके, अब 100% यूट्यूब की तरफ मैं फोकस कर सकता हूँ, अब मैं इंजीनियरिंग से ध्यान हटा सकता हूँ? जब तक मैंने मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर ली तब तक मैंने बोला, तब तक मैं डिग्री लिए बिना तो नहीं जाऊंगा यहाँ से। मैंने हर किसी का यही कहना था कि मतलब ठीक है यूट्यूब काम कर रहा है, लेकिन कितना सक्सेसफुल है, मतलब और क्या इसका लॉन्ग टर्म स्कोप है, वो किसी को पता नहीं था। तो बेटर यही है कि डिग्री अपनी ख़त्म करो, तो एज अ बैकअप ऑप्शन हमेशा ये रहे कि मेरे पास एक मास्टर्स डिग्री है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो कभी भी उस फील्ड में काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यूट्यूब नहीं चला तो वो हमेशा था ये, मतलब माइंड में। लेकिन एक बार ये डिग्री खत्म हो गई तब मैंने सोचा कि अब इस पे फुल टाइम फोकस किया जा सकता है, और फिर मैंने एक और पढ़ाई शुरू करी जो कि इससे ज़्यादा रिलेटेड थी, जिस टॉपिक में मैं वीडियोस बनाता हूँ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में। तो ये आपने क्या वहाँ पे अपने ऑप्शनल लिए थे या किस हिसाब से? नहीं, एक नई बैचलर्स शुरू करी मास्टर्स खत्म करने के बाद, एक और बैचलर्स, हाँ। ओके। तो ये जो फैमिली से डिस्कशन रहता है कि ओके भाई, आपने बनाया तो बनाने के लिए तो मुझे इंजीनियर भेजा था, पर अब मेरा थोड़ा थोड़ा हम्म। ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है, हाँ। ये जो कॉन्वर्जेशन थी, ये स्मूथ रही हमारी, या हमें काफी लंबे फेज में थोड़ा थोड़ा डोज देना पड़ा मम्मी पापा को, और धीरे धीरे वो एक पॉइंट पे आके समझे? उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये करने से, उनका बस यही कहना था कि जो भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन अपने मेन करियर पर भी फोकस रखो। यहाँ पे उनका कहना था कि वैसे मास्टर्स खत्म होने के बाद मेरी मम्मी ने कहा था कि अब पीएचडी कर ले तू अगर। उनका कहना था कि करियर को, मेन करियर से फोकस नहीं हटना चाहिए, पर उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे लगा नहीं, अब ये इतना एस्टेब्लिश हो चुका है, इस पर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ मैं। एक चीज यार ध्रुव भाई बताओ, यहाँ पे जैसे बच्चे देख रहे हैं आपके, जब भी आपकी जर्नी होती है स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, जब आपकी ज्यादा कोई कदर नहीं की जाती सोसाइटी में, इन द हम्म। सेंस कि मम्मी पापा भी आपको टोकते रहते हैं, टीचर भी आपको टोकते रहते हैं, आपके पूरे टाइम एग्जाम टेस्ट रिजल्ट्स आते रहते हैं, इस पूरी जर्नी के दौरान आपके वीक पॉइंट्स भी आते हैं, आपके लोज भी आते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज थी यार जो आपको इंस्पायर्ड रखती थी, चाहे आपकी इंजीनियरिंग हुई या फिर चाहे आपने साइड में जो सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे थे, वो क्या रीजंस थे? क्या एक रीजन थे, मल्टीपल रीजन थे?
एक माइंडसेट कई रहता सारे रीजंस थे। एक एक चीज़ जो मुझे इंस्पायरिंग लगती थी, एक था कि जब मैंने इंजीनियरिंग करी ना, और इंजीनियरिंग करते वक्त इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं, तो इंटर्नशिप्स एक्चुअली में दिखाती हैं कि रियल लाइफ जॉब कैसी होगी। तो जब मैंने जाके इंटर्नशिप्स करी, तब तब मुझे पक्का लग गया कि भाई ये तो मुझे नहीं करना है, ये मुझसे नहीं हो सकता। मुझे पढ़ाई पसंद थी इंजीनियरिंग की, बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि जॉब्स इस तरह से होती हैं कि 9 to 5 जाकर काम करना पड़ता है, और एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, 5 दिन हफ्ते के काम करने जाना पड़ेगा, मैंने सोचा ये इस तरह से तो मैं नहीं जीना चाहता हूँ। तो तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब अगर मुझे कुछ और करना है तो उस पर फोकस करना पड़ेगा, अगर मुझे ये नहीं करना है। तो एक तरह से कह सकते हो कि मुझे ये नहीं करना है इंस्पिरेशन देता था लाइफ में। एक चीज है ध्रुव भाई, आपको क्या लगता है कि डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर फोकस्ड हार्डवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जैसे कि अगर मैं देखूं आज के दिन काफी सारे नए डोमेन्स खुल रहे हैं, सोशल मीडिया हम्म। एक न्यू डोमेन है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी काफी सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि न्यू डोमेन है, आपका हम्म। डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन सारे डोमेन्स में अगर आप जैसे देखो, आपने कहा कि मेरे को 7 में से 5 दिन काम नहीं करना था। इनफैक्ट कुछ ऐसे हम्म। सेक्टर होते हैं जहाँ पे 7 में से आप 6 दिन काम कर रहे हो, 7 में से 7 दिन काम कर रहे हो, 10-10 12-12 घंटे भी काम कर रहे हैं लोग। हम्म। पर हो सकता है कि सक्सेस के मामले में वो आप जितना ना पहुंचे हों। हम्म। तो हम्म। ऐसे में क्या हम बोल सकते हैं कि जो एक डिसीजन था कि यार ओके सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे साथ में कुछ और एक्स्ट्रा चीज भी कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद आप हम्म। उस पर 2-3 साल काम करते हो और आप उसे मेन स्ट्रीम बनाते हो, क्या इस हम्म। डिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि बच्चे यहाँ वैसे। पे देख रहे होंगे, उनकी एक जर्नी चलती हम्म। रहती है। हम्म। आपके हम्म। पास अपॉर्चुनिटीज लेफ्ट राइट हमेशा होती हैं, हर व्यक्ति के पास हम्म। होता है। जैसे कि हम्म। 2016-17 में भी काफी सारे, जब जियो के बाद बूम आया था, तो टेक्निकल चैनल्स थे, काफी सारे कॉमेडी हम्म। चैनल्स थे जो एकदम से 5 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन क्रॉस कर गए। उन्हें हम्म। कहा गया था कि यार ये बंदे तो लकी हैं। पर अगर हम हम्म। उस टाइम में देखें तो कोई भी चैनल स्टार्ट कर सकता था, पर कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, तो वो एक डिसीजन हम्म। था कि आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और उसके बाद एग्जीक्यूट करी। तो ये चीज हम्म। कितनी इंपॉर्टेंट है और फोकस्ड हार्ड वर्क कितनी इंपॉर्टेंट है, और दोनों का कंपैरिजन? एक लक लक का एक फैक्टर तो हमेशा रहेगा, और मुझे लगता है ये लाइफ में किसी भी चीज़ में रहेगा कि यहाँ पे लकी था कि मैं इतना बड़ा बन गया। हो सकता है कोई और सेम टाइम पे सेम चीज़ करना चाह रहा हो और वो नहीं हो पाया, तो कुछ फैक्टर हमेशा रहता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हमेशा दिखती रहती है और उन्हें ग्रैब करना ही चाहिए, ये तो डेफिनेटली है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अमन भाई कि ये जो है ना कि मैं कह रहा था कि जब मैंने ये 9 to 5 की नौकरी देखी और मुझे लगा कि मुझे तो ये बिल्कुल नहीं करना है, उसके बाद जब मैं एक्चुअली में यूट्यूब करने लगा और फिर मैंने देखा कि मैं तो 9 to 5 से भी ज़्यादा काम करने लग रहा हूँ, 5 दिन की जगह 7 दिन मैं काम करने लग रहा हूँ, तब मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली मुझे इस 9 to 5 जॉब से नफरत नहीं थी, मुझे उस टाइप के काम, वो टाइप का काम मुझे पसंद नहीं था। मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा, जब मैं एक्चुअली में वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, मैं तो तब तक काम कर से रह सकता हूँ जब तक मैं थक नहीं जाता या नींद नहीं आ जाती या भूख नहीं लगती। तो वो पैशन बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पर। पैशन से यार ध्रुव भाई एक चीज और है जो मैं पूछना चाहूंगा। जैसे दो रास्ते होते हैं, एक होता है कि हम्म। आज के दिन जैसे कहा जाता है कि आप अपना पैशन ढूंढो, हम्म। हम्म। आप अपने पैशन को फॉलो करो 2-3 साल के लिए, और समहाउ फिर एक दिन वहीं से आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। दूसरा रोल मॉडल आपका ये होता है कि ओके आप देखते हो कि कौन से लुक्रेटिव डोमेन्स हैं और हम्म। आप उन हम्म। डोमेन्स के लिए पैशनेट हो जाते हो, जैसे कि हम करते भी हैं कि माँ हम्म। बाप देखते हैं हम्म। अच्छा यार इंजीनियरिंग एक लुक्रेटिव डोमेन है, मेडिकल एक लुक्रेटिव डोमेन है, तो बच्चों को उस चीज के लिए पैशनेट कर दो। क्या हम्म। ये दोनों रास्ते ठीक हैं? क्या आपका टेक है इसके ऊपर? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इससे एक चीज़ मुझे याद आती है जो मैंने अपने लिए बहुत पहले सेव करके रखी थी, जब मैं आज से 5 साल पहले अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट का नाम था हाउ टू फाइंड योर पैशन। अभी तो मेरे आईपैड में नहीं है वो, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में बेसिकली ये लिखा था कि लोगों को लगता है कि पैशन ना ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको अचानक से आ जाएगा, लेकिन पैशन ऐसा नहीं होता है। पैशन नॉर्मली लोगों को उन्हीं चीज़ों का आता है जो जिस चीज़ में वो पहले थोड़े से अच्छे हों करने में। अगर आपको बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है किसी चीज़ के बारे में और कहोगे कि आप इसके बारे में पैशनेट हो, तो जवाब ऐसा है कि नहीं है, आप नहीं हो उसके लिए पैशनेट, क्योंकि आपने कभी वो चीज़ ट्राई करके नहीं देखी।
तो मुझे लगता है जब तक आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करके नहीं देखोगे ना, तब तक पता नहीं लगेगा कि आपका पैशन क्या है। और कुछ चीज़ों में तो इनफैक्ट आपको थोड़ा बेहतर बनना पड़ता है जब तक वो आपका पैशन बने। अब आज जैसे मैं कह सकता हूँ कि सर्फिंग करना मेरा पैशन है, लेकिन जब मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि सर्फ बोर्ड पे खड़े कैसे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता मैं ये कह सकता था, क्योंकि मैं कहूँगा हाँ सर्फिंग करना मेरा पैशन है वहाँ, लेकिन समुद्र में जाके एक बारी भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा वहाँ पे। मैं 1 घंटे करके छोड़ दूंगा, मैं बोलूँगा बस बहुत हो गया, ये नहीं है मेरा पैशन। तो एक सर्टन लेवल ऑफ स्किल डेवलप करनी पड़ती है किसी भी चीज़ में, जब तक आप अपने आप को जज कर पाओ कि आपका इसमें पैशन है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट यार यहाँ पे आपने बताया। जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं क्लास में, जब हम छोटी क्लास में 50 बच्चों का ग्रुप होता है, राइट? तो हम्म। कुछ बच्चे होते हैं जो कि सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि हम्म। रिलेटिवली एक्टिंग में अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। तो एक हम्म। पॉइंट के बाद वो खुद ही बोलने लग जाए, यार मेरे को तो स्पोर्ट्स बहुत सही लगता है, मेरे को तो हाँ। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आप एक पर्टिकुलर स्किल में जब बाकियों से अपने फ्रेंड सर्कल में बेटर होते हो, तो आपका खुद हम्म। का लगाव उस तरफ बढ़ता है और आप उस तरफ एग्जैक्टली और मेहनत करते हो, और वो आपका हाँ, पैशनेट, आप कह वो सकते हो वन ऑफ द पैशन बन पैशंस। जाता है। हाँ, हाँ, ये बहुत सही चीज कही आपने। हाँ, ये बिल्कुल जरूरी ऐसे ही है कि होता है हम कि ऊपर ऊपर से चीजों को ना देखें, थोड़ा सा डीप डाइव हाँ। करें, और फिर हमें पता चल रहा होगा कि वो चीज अपने लिए है या नहीं है, वाइब आ रही है या नहीं आ रही। एग्जैक्टली और इसी रीज़न से मुझे लगता है कि स्कूल सिस्टम में कुछ चेंज लाना है ना, जो मैंने यहाँ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में देखा है कि यहाँ पर बच्चों को अक्सर कुछ लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दिया जाता है कि आपको ये जॉब्स स्कूल में ही, कि ये इन जॉब्स में ज़रा जाकर देखो ऐसी होती हैं जॉब्स, तो लोगों को पहले से आइडिया लग सके कि अच्छा इस जॉब में ऐसे काम करते हैं लोग, इस जॉब में ऐसे करते हैं। तो जब लोग खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब उन्हें शायद बेहतर समझ होगी कि क्या उनका एग्जैक्टली पैशन है। ध्रुव भाई, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप अपने लाइफ का एक सबसे बड़ा फेलियर स्लैश एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें आपके सामने, जो बच्चे हैं ये लगभग 17 से 21 साल के बीच के हैं लगभग ज्यादातर, तो आप हम्म। इनसे क्या शेयर करोगे कि यार ये किस एक टाइप का चीज है, एक्सपीरियंस? कोई भी एक फेलियर, कोई भी एक एक्सपीरियंस जो अच्छा, आपको लगे फेलियर। कि हाँ, हम्म। जिससे आप हम्म। सीखे हो कि यार लाइफ सीख मिल गई इससे तो मेरे को, कोई ऐसा इंसिडेंट या लाइफ का कोई हम्म। ऐसा फेज, जरूरी नहीं कि वो इंस्टेंट हो एक्शन, कोई फेज भी हो हम्म। जाए 1 महीने 2 महीने का, जिसने आपको काफी कुछ नई चीजें सिखाई हो, एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो, और वो आप हम्म। बच्चों को बोलो कि यार मैं ये चीज सीखा, इस चीज का ध्यान रखना तुम लोग। एक चीज़ तो मैं अपने YouTube चैनल में ही कह सकता हूँ कि मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब ज़्यादातर चीज़ें मैं कहूँगा ऐसी हैं कि एक बारी फेल होकर नहीं, उसमें कई बारी फेल होकर रियलाइज़ करना पड़ता है कि अच्छा ये चीज़ गलत है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए यूट्यूब चैनल में, ये मैंने काफ़ी टाइम बाद जाकर सीखा है कि मतलब अच्छा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए अगर यूट्यूब चैनल में बड़ा होना है तो। और अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी फील्ड की बात करूं तो कई बारी मैंने अपने खिलाफ ट्रोलिंग बहुत होते हुए देखी है, तो नेगेटिव कमेंट्स बहुत देखे हैं। उनसे मैंने रियलाइज़ किया है कि अच्छा इस टाइप का कंटेंट नहीं, इस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए। पुराने वीडियोस में मैं अपने ओपिनियंस बहुत देता था, मैं बड़ा आउटस्पोकन रहता था कि अच्छा मेरा ये मानना है और ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं वो तो बड़े खुशी खुशी वीडियो देख लेते हैं, लाइक करते हैं, और जो लोग डिसएग्री करते हैं वो फिर गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो ओवर टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि ये ओपिनियंस बताकर कोई इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है लोगों को। मुझे लगता है कि फिर ओवर द वीडियोस मतलब सालों बाद मैंने अपनी टेक्निक को थोड़ा क्या कह सकते हो इम्प्रोवाइज किया और इम्प्रूव किया, कि आज के दिन में वीडियोस में फैक्ट्स पे 80% फोकस करता हूँ, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स बताने में, और एंड के 20% सेक्शन में मैं अपनी ओपिनियन डालता हूँ। हम्म। तो ये कह सकते हो एक लर्निंग है मेरी, जो मैंने फेलियर से सीखी है। ध्रुव भाई, जैसे आपका जो डोमेन है वो एक ऐसा हम्म। डोमेन है जहाँ पे हम 100% ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप कोई भी टॉपिक ओपिनियन लेंगे तो कुछ आपके साथ होंगे, कुछ आपके अगेंस्ट हो रहे होंगे, तो ऐसे में हम्म। काफी बार हेटेड कमेंट्स मिल रहे होते हैं, और एक कंटेंट हम्म। क्रिएटर के लिए सबसे खराब चीज होती है कि यार ये हेट आ रही हो। हम्म। तो इनफैक्ट जब हमारी शुरुआत की जर्नी होती थी एज अ क्रिएटर, 6 महीने 1 साल की, तो हम हर एक छोटे छोटे कमेंट को ऐसे दिल पे ले रहे होते थे। एक पॉइंट के हम्म। बाद आप रियलाइज होते हो कि उनमें से कुछ तो क्रिटिक्स हैं बेसिकली, जो आपके भले के लिए ही चीजें बोलेंगे, कि मान लो कभी हम्म। आपका हम्म। माइक खराब है, कहीं आपने कुछ चीजें ऊपर नीचे कह दी, तो उस चीज हम्म। पे हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। कुछ होते हैं रैंडम हम्म। हेट्रेड आपको मिल रही है,
एक स्टूडेंट हम्म, पर्सपेक्टिव से उसकी लाइफ में भी ऐसे उसके दोस्त होते हैं कभी कभी जो उसका मोराल डाउन कर सकते हैं कि यार भाई तेरे तो हम्म, 70-80% आते हैं, तुम हम्म, ये हम्म, चीज नहीं कर सकते। कभी कभी पेरेंट्स ही बोल देते हैं कि तुम तो निकम्मे हो, तुम्हारे बस की हम्म, कुछ नहीं है, तुम तो हम्म, बेरोजगार निकलोगे, कुछ भी। कभी आपके हम्म, रिश्तेदारों ने कुछ चीजें बोल दी। तो इस हम्म, प्रकार से हेट्रेड को कैसे देखा जाए? क्या हम ऐसा सोच लें कि यार किसी व्यक्ति के पास जिंदगी में इतना समय है कि वो आपको हेट दे रहा है? अलग अलग थ्योरीज लोगों ने निकाल रखी है, आप कैसे देखते हो? मैं यही कहूँगा कि हेट्रेड को दो तरीक़ों से देखना चाहिए। एक तो दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो ऐसी हेट्रेड हो गई जो जो सिर्फ प्लेन गाली दी जा रही है और जहाँ पे कुछ भी यूज़फुल नहीं कहा जा रहा है। ऐसी हेट्रेड यूज़लेस होती है। जब कोई ऐसी हेट्रेड मिलती है तो मैं तो इसे बिल्कुल ब्लाइंडली इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी सुन के। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का चांस ही नहीं है इस हेट्रेड में। इसमें कुछ बताया नहीं जा रहा है कि यहाँ पे आपको क्या इम्प्रूव करना है, क्या गलती है, कुछ नहीं ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसी हेट्रेड को हटा दो अपनी लाइफ से। लेकिन दूसरी टाइप की हेट्रेड होती है जब एक्चुअली में कोई क्रिटिसिज्म का पॉइंट उठाया हो किसी ने। जैसा आपने कहा कि किसी ने आपके खिलाफ लिखा है कि ये तो क्या बकवास वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो की ऑडियो क्वालिटी ख़राब है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें डेफिनेटली आपको खुद देखने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि कैसे आप इस क्रिटिसिज्म को रिसीव कर सकते हो और अपने आप को इससे इम्प्रूव कर सकते हो। तो जब भी कुछ पॉइंट बताया हो कि ये आप गलत करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, उस हेट्रेड को अलग तरीके से हमें लेना चाहिए और उस हेट्रेड को एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेना चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ऐसे में जैसे मेरे पास रिसेंटली एक बच्ची का ईमेल आया था, उस बच्ची ने कहा कि हम्म, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे पूरे टाइम टोकते रहते हैं कि मैं पढ़ती नहीं हम्म, हूँ या फिर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मैं ज़्यादा फोकस्ड नहीं हूँ, वो मुझे हम्म, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो स्पेशली टीनेज में काफ़ी बार ये होता है, बच्चा अपने ईगो के साथ भी कभी कभी उस चीज़ के साथ कर लेता है। कभी कभी कुछ केसेस में पेरेंट्स भी ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हैं अपने बच्चे को। हम्म, तो वो कैसे देखे उस डांट को? बच्चे काफ़ी हम्म, बार दुश्मन बना लेते हैं अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स जब, मुझे लगता है ये एक इंडियन पेरेंट्स की गलत आदत है कि वो हमेशा नेगेटिव तरीके से बच्चों को प्रेशराइज करने की सोचते हैं कि अच्छा तू ये नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वो हर हर क्रिटिसिज्म उनका नेगेटिव सेंस में होता है कि तू ये कर ले, नहीं तो क्या बनना चाहता है तू बड़े होकर, ये हालत हो जाएगी। तो ये एक गलत तरीका है क्रिटिसाइज करने का। यहाँ पे पेरेंट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें अपने बच्चों को। वो ऐसा कहें कि अगर तुझे लाइफ में ये अचीव करना है तो ये करना पड़ेगा, तो उस तरह से पॉजिटिव तरीके से पुश दिया जाए उन्हें। हम्म। वो बेटर है मुझे लगता है। पर काफी सिनेरियोज में हो सकता है कि ये वीडियो पेरेंट ना देख रहा हो, स्टूडेंट देख रहा हो, और पेरेंट हाँ, अपने आप हाँ। को ना बदले। तो हम्म, ऐसे में जैसे मैंने तो उस बच्चे को रिप्लाई ये कहा था कि हमें 2-3 चीजें माननी पड़ेंगी। पहले तो इस पूरे संसार में 2 व्यक्ति हैं जो हमारा भला चाहते हैं, आप खुद और आपके हम्म, पेरेंट्स, तीसरा नहीं है हम्म, कोई। पैदा किया है आपको, आपके सारे बचपन से एक्सपेंसेस निकाले, आज आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आज भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो हम्म, आपका बुरा तो नहीं चाहते वो। हो सकता है आपको हम्म, कभी कभी ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, जो कि बात गलत है। तो भगवान हम्म, ने 2 कान दिए हैं। अगर आपको हम्म, लगता है कि यार इससे मेरे सेल्फ स्टीम पे फर्क पड़ रहा है और बजाय कि मैं पॉजिटिव काम करूं नेगेटिव काम कर रहा हूँ, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। या हम्म, फिर आप हम्म, अपने ईगो के जो हथियार हैं उसको डाउन कर दें और 1 सेकंड हम्म, के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या जो चीज़ बोली जा रही है वो फायदे में तो नहीं कह रहे, क्या मैं हम्म, उस चीज़ को करके देखूं एक बार। तो हर एक बच्चे की अलग इक्वेशन होती है अपने पेरेंट्स के साथ, और आप अकॉर्डिंगली अपना वे आउट बना सकते हो। आपको प्रश्न अपने आप से ये पूछना है कि 4 महीने बाद मेरा पेपर है और इस कीचड़ में मैं अभी हूँ, जिसे स्टूडेंट लाइफ कहा जाता है। ये हम्म, 4 महीने मेरी लाइफ बदल सकते हैं। डिसीजन हम्म, मेरा है कि इन 4 में ही मैं निकलना चाहता हूँ या 1 साल और ड्रॉप करके वापस देना चाहता हूँ। हम्म, ये सही बात कही आपने जी। लेकिन मैं ये कहूँगा ये वैसे ही वही सिचुएशन होगी जो हेटर्स के साथ होती है। मतलब अगर वहाँ से कोई भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म आ रहा है पेरेंट्स की तरफ से भी, तो उसमें देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टिव आपको लगता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा ही, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली आप ही के पेरेंट्स हैं, तो कुछ आपके भले के लिए कह रहे होंगे। तो उससे अंडरस्टैंड कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें क्यों ऐसा लगता है, और फिर देखिए कि आपको ये करना है और नहीं करना। तो आपको रेडी रहिए अपनी अपने व्यू पॉइंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए अपने पेरेंट्स को। ध्रुव भाई, जैसे एक चीज़ कही जाती है कि आप किसी भी गोल को जब अचीव करने की तरफ भाग रहे होते हो तो आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके आस हम्म, पड़ोस के जो 4-5 लोग हों उनका भी सेम गोल हो।
जैसे पढ़ते वक्त बोलते थे अपने सारे दोस्त जो हों वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, तो फिर आप भी स्मार्ट हम्म बन हम्म जाओगे। हम्म तो जैसे हमने अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में जब यूट्यूब स्टार्ट किया, तो वैसी कंपनी लाना बड़ी मुश्किल होती है कि आपको 4-5 क्रिएटर्स का एक झुंड मिल रहा है और आप चारों पांचों एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो। तो हम्म। जब आपको वो कंपनी ना मिले तो आप किस प्रकार से अपनी कंपनी बनाते हो? क्या आप सोशल मीडिया मेंटर्स को अपना मेंटर बना लेते हो, आप बुक्स को अपना मेंटर बना लेते हो, या आप अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से खुद ही आगे चले जा रहे हो? क्या वो रहा? कौन थे वो 5 लोग जो कि आपके टच में सबसे ज्यादा रहते थे उस दौरान? मैं कहूँगा हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। और जैसा कि आपने कहा, कोई क्रिएटर दोस्त मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस स्टेज में। तो सब अंदर से ही आई थी वो फीलिंग, और जो पैशन है, कॉन्फिडेंस है, सब यहाँ से ही आना पड़ता है, तभी आगे कंटिन्यू रहा जा सकता है। तो कोई नहीं था, मैं कहूँगा, इस ऐसे में। ठीक है, तो क्रिएटर के केस में आपको खुद ही ज्यादा सोचना होता है। मैक्स टू मैक्स आप ऑनलाइन बाकी लोगों को देख सकते हो कि वो एग्जैक्टली exactly. बाकी लोगों को देखकर वहाँ से थोड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हो। और बुक्स जैसा आपने कहा, और बाकी यूट्यूब वीडियोस, वहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करी जा सकती है। एक कोट भी है इंग्लिश में, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, किसी फेमस, उसका मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, कि मैं ट्रेंड्स बनाता नहीं हूँ, मैं ट्रेंड्स ढूंढता हूँ और उसके बाद उन्हें एक्सप्लॉइट करता हूँ। अगर आपसे एक चीज पूछी जाए कि अपनी स्कूल लाइफ से कोई एक चीज जो आप सीखे हो, और सिमिलरली अपने कॉलेज लाइफ से कोई एक चीज जो कि आपके रियल लाइफ से आपने एक्सपीरियंस की हो, तो वो क्या बताएंगे? यार स्कूल में मैं ये एक चीज सीखा, कॉलेज में ये एक चीज सीखा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉलेज में मैं बेसिकली सीखा कि चीज़ों को समझना कितना ज़रूरी है, उस चीज़ों को पढ़ते कैसे हैं एक्चुअली, अपने आप को एजुकेट कैसे करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। मैं ये कहूँगा मैं कॉलेज में ही सीखा हूँ, क्योंकि जिस जो भी पढ़ाने का तरीका था, जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही थी, उसे पढ़कर रियल लाइफ में अप्लाई करना, ये मैंने कॉलेज से सीखा है। इंजीनियरिंग में वो कहते भी इंजीनियरिंग कुछ सिखाए ना सिखाए पढ़ाना सिखा देती है कि आपको। एग्जैक्टली exactly, हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर यार हम ध्रुव भाई एक सक्सेस फार्मूला निकालना चाहें, जैसे कि हर व्यक्ति का होता है कि यार मैंने अपनी अपनी लाइफ में ये चीज़ के लिए इसलिए मेरे को सक्सेस मिली, तो हम क्या उसे स्टेप वाइज डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेप नंबर 1 आप एक बड़ा सपना लेते हो, ड्रीम बिग, स्टेप नंबर 2 आप शुरुआत करते हो, डू इट नाउ, स्टेप नंबर 3 आप कंसिस्टेंटली हर दिन कुछ ना कुछ करते जाते हो, इसी प्रकार में बीच में डिसीजंस के कुछ रोल। आपका क्या सक्सेस फॉर्मूला है? मैं कहूँगा रियलिटी में कोई सक्सेसफुल फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए। हर 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 इंसान जो भी सक्सेसफुल होता है, वो अपने लिए कोई ना कोई यूनिक रास्ता ही ढूंढता है। कोई भी दो सक्सेसफुल इंसान एग्जैक्टली सेम पाथ पे चले हों, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मुझे लगता है। लेकिन जैसा आपने कहा, एक बहुत जनरली एक सक्सेस फार्मूला डिफाइन किया जा सकता है कि आप क्या चाहते हो, एग्जैक्टली क्या चीज़ है, पहले तो उसे डिफाइन करो। बहुत से लोग इसी फर्स्ट स्टेप में ही गलती कर देते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं कि वो चाहते क्या है। बस बहुत रफ आइडिया होता है कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। तो वो कहते हैं ना स्मार्ट गोल्स, कि स्पेसिफिकली डिफाइन करो क्या चाहते हो, टाइम बाउंड तरीके से डिफाइन करो क्या चाहते हो। और जब एक बार आपको पता लग गया क्या चाहना है, उसके बाद उसे विजुअलाइज करो कि आप वहां पर वो चीज़ अचीव कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और फिर एक्चुअली में वो एक्शंस लो जो उस गोल तक जाने के लिए आपको लेने हैं। इसमें ध्रुव भाई जैसे आपने कहा कि आपका जो विजन है वो काफी स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें काफी स्पेसिफिक पता है ओके यार मैं सिर्फ यूपीएससी पे फोकस कर रहा हूँ, मैं एसएससी पे फोकस नहीं कर रहा। पर जब आप हसल साइड में आते हो, जब आप अपने कॉलेज लाइफ के साथ साथ दूसरे डोमेन्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, उस दौरान हो सकता है कि शायद हम उतने स्पेसिफिक ना हो। जैसे आपने कहा कि मुझे कुछ डिस्कवरी नेट नेट जियो जैसा करना था, मुझे रास्ता नहीं पता था, तो मेरे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स था, यूट्यूब, कोई चवन्नी हमें इसमें लगाने नहीं, पर हम कंटेंट डाल सकते हैं, ये मुझे कुछ लगा, यहाँ से कुछ 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 हमने किया और समहाउ एक रास्ता बन गया। तो क्या विजन के अंदर स्पेसिफिक, अगर आप ना हो अपनी साइड हसल में, मेन हसल तो आपको ठीक है, आपको पढ़ना है, इंजीनियरिंग करनी है, वो तो आप स्पेसिफिक हो, तो क्या वो चीज नॉर्मल है? क्योंकि मुझे काफी ऐसे ईमेल बच्चों के मिलते हैं कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, आप बता दो। तो इस ऐसे केस में मैं यही कहूँगा कि आपको जो अलग अलग करियर ऑप्शंस है ना, वो ट्राई आउट करने चाहिए।
जो भी आपको लगता है कि एक पूरी लिस्ट बना लो कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, और हर दिन बैठ जाओ उस लिस्ट में एक आइटम को रिसर्च करने के लिए कि देखो क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये पहली चीज़ है लिस्ट में, आइए इसके बारे में रिसर्च करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ जो भी आप यहाँ पर बनना चाहते हैं, जो पोटेंशियल ऑप्शन दिख रहा है, कैसे चल रही है उसकी लाइफ में, क्या क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है, क्या बने हुए हैं वो। तो ऐसे ऐसे करके एक लिस्ट बना लो और हर दिन एक एक आइटम को गो थ्रू करते रहो, मैं कहूँगा। और फिर एट द एंड ऑफ 30-40 डेज आपको, आपने बेसिकली एक ओवरव्यू ले लिया होगा 30-40 डिफरेंट करियर्स का। और फिर आप, मुझे लगता है, बेटर खुद ही चूज कर पाओगे कि आपको क्या बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे आपके अपने अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं पैसे पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, कुछ लोगों को लगेगा नहीं, मैं कितना टाइम एक करियर में स्पेंड करता हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप फिर खुद ही डिफाइन कर पाओगे कि आप क्या ज़्यादा चाहते हो। मैं ध्रुव भाई एक बार आईआईटी गुवाहाटी में गया था, तो वहाँ पे मुझे हम्म। एक व्यक्ति ऑडियंस में मिला और उसने कहा कि मैं 2 महीने से यूट्यूब को रिसर्च कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे कंटेंट कैसे बनाते हैं। तो मुझे लगा रिसर्च मतलब अब तक डाल दिए होंगे 10-15 वीडियो और वो देख रहा है कमेंट सेक्शन किस हिसाब से ऑडियंस। हाँ, हाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कितने वीडियो डाले? बोला अभी वीडियो नहीं डाले। मैंने कहा चैनल का नाम क्या है? बोला अभी मैंने अकाउंट नहीं बनाया। मैंने कहा रिसर्च क्या कर रहे हो? बोला मैं बाकी लोगों को देख के रिसर्च कर रहा हूँ कि वो क्या डालते हैं। तो ये चीज कितनी आप सही मानते हो कि जैसे अगर हम हर चीज है ना 100% एक्यूरेट नहीं होती। जैसे कि मेरे को लगता है जब हम हम्म। ये भी बोलते हैं डे इन अ लाइफ ऑफ एनी प्रोफेशन, हम्म। आप उससे वीडियो में दिखा सकते हो पर आप फील नहीं करा सकते। हम्म। डे इन अ लाइफ ऑफ, आप अगर आप क्रिएटर दिखाओगे तो ठीक है, दिख रहा होगा कुछ पार्ट में वो शूट कर रहे हैं, कुछ पार्ट में वो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, कुछ टाइप में वो पोस्ट प्रोडक्शन में जा रहे हैं। पर हम्म। करते वक्त अलग वाइब आती है, आपके थॉट प्रोसेस अलग चल बात रही तो होती सही है। है। एडिट करते वक्त आप कुछ सोच रहे हो कि यार ये चीज रखूं, ये चीज ना रखूं। हम्म। तो इज इट ओके कि हम ऐसा सा कुछ मान लें कि हमारी लाइफ में जो होता है वो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो रहा है और सब हम्म। अच्छे के लिए हो रहा है? जैसे कि स्टीव जॉब्स ने एक चीज कही है, कनेक्टिंग द एक डॉट्स। मिनट। इससे इससे पहले हम इस टॉपिक पर आए, आपने ये जो चीज़ कही कि हम ये सारे ऑप्शंस देख लेंगे फिर भी हमें पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। मैं कहूँगा बेसिकली आप इसे एक बॉक्स की तरह समझ सकते हो। आप एक डॉट हो एक बॉक्स में, जब आपको बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है कि आपको करना क्या है, तो आप ये सीक आउट करो, अपनी रिसर्च करो, अपने बॉक्स को बड़ा करो। जो आपके दिमाग में आपको लगता है क्या पॉसिबल है, उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपैंड करो। जब थोड़ा सा आप बड़ा करोगे उस बॉक्स को, फिर आप रियलाइज करोगे कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। और जब रियलिटी में अगर आप 30-40 करियर ऑप्शन देखोगे तो फिर आप रियलाइज करोगे कि रियलिटी में इन्हें कंबाइन भी किया जा सकता है, कुछ इसके बीच में भी ऐसे किया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज और एक्सपैंड होती जाएंगी वहां पर। तो अपनी अपनी जो आपको लगता है कि जो आपके दिमाग में पॉसिबल है उसे एक्सपैंड करने की सोचो, हर हर सेंस में। आप एक स्ट्रीम पकड़ते हो, अगर मैं मोटा मोटी समराइज करूं तो आप विजन हम्म। लो, ट्राई करो कि वो हम्म। स्पेसिफिक हो पाए। अगर आपको आइडिया नहीं है हाँ। तो आप रिसर्च करो, उस हम्म। पर्टिकुलर डोमेन में कोई लोग हैं उनसे बातचीत करें। हम्म। उसके बाद अगर आपने पकड़ लिया तो शुरुआत करें और करते जाएं। एग्जैक्टली। और बच्चे काफी बार 2 महीने 4 महीने में जब रिजल्ट नहीं मिलता है गिव अप मार देते हैं। ये कितनी हम्म। इस चीज में सच्चाई है कि शुरुआत के 1-2 साल आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होगा, आप शायद उतने नहीं जाने जा रहे होगे। जैसे हम्म। काफी सारे लोग हैं, काफी लोग ऐसी फील्ड में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई नहीं हम्म। जानता उन्हें। सिर्फ फाइनेंसिस से पता चलता है कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके नेटवर्क से पता हम्म। चलता है कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो क्या यहाँ पे हम रूल ऑफ 10,000 आवर कह सकते हैं कि लगभग 10,000 घंटे लगाने के बाद, जो कि बेसिकली 2-3 साल एटलीस्ट आप दबा के हम्म। काम कर रहे हो, तब जाके हम्म। आपको किसी फील्ड के अंदर एक हाइट मिलनी स्टार्ट हो रही होगी? बड़ा मुश्किल है ये बताना कि एग्जैक्टली कितने घंटे आपको करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट 10 घंटे की यहाँ पर एक लाइन बनाकर चलते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा, मैंने इंटर्नशिप करी इंजीनियरिंग में और मुझे उसी से ही अंदाज़ा लग गया कि ये मुझे नहीं करना है। तो हर किसी के लिए ये लाइन अलग लेवल पर हो सकती है कि जब उन्हें पता लग जाए उन्हें ये करना है या ये नहीं करना है। तो ये डिफरेंट हो सकता है हर किसी के लिए। डिफरेंट तो ठीक है, वो चीज हो गई। पर अगर आपको एक हम्म। चीज में सक्सीड करना है, जैसे हम्म। काफी बार बच्चे बोलते हैं कि मेरा इस चीज में मन है, मैं ये चीज कर भी हम्म। रहा हूँ, मुझे 5 महीने हो गए पर रिजल्ट नहीं मिला। हम्म। मेरा तो हम्म। मैं ये कहता हूँ ओके, अगर अभी तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो
कोशिश करो कि 4th ईयर जब तक तुम्हारा आए समहाउ इससे तुम्हारी कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही हो, क्योंकि हम्म। अगर आप किसी भी डोमेन से जब पैसे कमाने स्टार्ट कर देते हो तो घर वालों को कभी दिक्कत ये नहीं होती कि यार तुम इंजीनियर नहीं बन रहे, तुम XYZ बन रहे हो। उन्हें बस ये है कि यार तुम एग्जैक्टली। XYZ बन जाओ पर तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, अपना पेट पाल सकते हो। तो अगर आप ये स्टेबिलिटी, हाँ। ये कॉन्फिडेंस उन्हें दिला दो तो हम्म। फिर वो हम्म। आपको अलाउ कर रहे होते हैं। हम्म। बिल्कुल सही बात है तो। ये मेरे जब हिसाब भी। से हर इंडिविजुअल को खुद जज करना पड़ेगा अपनी प्रोसेस के दौरान कि क्या उसका मन है तो क्या वो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हम्म। अगर वो ऐसे ही चलता गया तो फिर वो या तो बात करे उन लोगों से जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में उससे 1-2 साल आगे हों, यार ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, चीज़ें ठीक है। ध्रुव भाई, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कभी कभी कि आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हो जो कि आपसे 5-10 साल बड़े होते हैं, वो आपके साथ हम्म। आधा घंटा बैठते हैं और उस आधे घंटे में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो कि शायद आपको 2 साल में भी पता नहीं चलती। तो बहुत बार होता है ऐसी ऐसी चीज़ें कि मैं लोगों से बात करता हूँ और मुझे लगता है अच्छा ये भी करना पॉसिबल है। अच्छा तो मतलब मेरे माइंड के अंदर एक तरह से एक्सपैंड हो जाता है कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी थी, अभी तक मुझे लगता था अब इतनी पॉसिबिलिटी आ गई हैं। ऐसा बहुत बार ही लगता है बात करके। लेकिन आपने जो पहले चीज़ कही ना कि अगर आप कुछ भी करे जा रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ को अलग तरीके से ट्राई करो। थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है कि अच्छा मैं ये अचीव करना चाहता हूँ और मैं ये काम करने लग रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कोई और तरीका ढूंढो वहाँ तक जाने का। वो नहीं काम कर रहा है तो कोई और ढूंढो। वो कहानी है ना कि थॉमस एडिसन ने कितनी बारी लाइट बल्ब को इन्वेंट करने के लिए कितने अलग अलग एलिमेंट्स को ट्राई किया था, 1000 से ज़्यादा शायद, पता नहीं इसका एक्चुअली में क्या है ये। तो उसने उसने रिजल्ट देखे, उसने देखा कि मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, इस रास्ते से नहीं पहुँच रहा, कोई और रास्ता होगा, कोई और रास्ता होगा। 1000 अलग अलग रास्ते हैं करने के। और आजकल तो इंटरनेट पे वैसे भी ऑलमोस्ट हर चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख सकती हैं। हाँ, आप हर डोमेन को एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए, कैसे कैसे कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर डोमेन के लोगों एग्जैक्टली। को आप लिंक्डइन वगैरह पे जाके फॉलो अप कर सकते हो, पूछ सकते हो, आस पड़ोस में ढूंढ सकते हो। तो आज के हाँ। दिन काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है अगर आज के दिन एक बंदा व्यक्ति चाहता है तो वो कर सकता है। सही बात है। कुछ लिमिटेशंस हैं लेकिन मोर और लेस ये आज के दिन ज़्यादा ट्रू है एज कम्पेयर टू आज से 20 साल पहले। हाँ, लिमिटेशंस तो हैं आज भी, हम्म। बात भी सही है। ध्रुव भाई, आप अपने लाइफ का कोई एक पॉइंट बताओ जो कि आप कह सकते हो जिसने आपकी ट्रेजेक्टरी चेंज करी हो। कोई भी एक पॉइंट, यार इस दिन मैंने ऐसा सोचा था, ये सोच के ऐसा करा था, और अगर मैं अपनी हम्म। लाइफ से ये वाला दिन हटा दूं तो मेरी पूरी ट्रेजेक्टरी अलग होती, शायद मैं कुछ और कर रहा होता आज। ऐसा मुझे लगता है कहानियों में होता है, रियल लाइफ में रियल लाइफ में ट्रेजेक्टरी ऐसे चेंज नहीं होती, ऐसे जाकर ऐसे नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे आप पुश करते रहो हर दिन इतना 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 इतना, फिर जाकर ट्रेजेक्टरी ऐसे चेंज होती है। खुद से पुश करना पड़ता है कि मुझे यहाँ जाना है तो लाइन को यहाँ लेकर धक्का मारते रहो हर दिन, तब जाकर लाइन यहाँ जाएगी। जैसे मान लो आपका फर्स्ट वीडियो जब आपने 2014 में बनाया, हम्म। मतलब वीडियो बनाने से पहले आदमी 2-3 घंटे सोचता है, माहौल बनाता है, फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बनाऊं नहीं बनाऊं, हम्म। हम्म। सही कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अगर हम वो हाँ। दिन हटा दें आपकी लाइफ से हम्म। तो क्या कुछ फर्क होगा? कि मान लो कि आपने उस दिन कुछ एक्स्ट्रा सोचा हो कि नहीं यार चल आज एक बार करके तो देख लेते हैं, क्या ही होगा, नहीं फेल हो जाएगा वैसे भी। सही बात है। मतलब वो ये पॉइंट परसीव करने में ऐसा दिखता है कि ये वो पॉइंट था जब ट्रैजेक्टरी बदल गई, लेकिन रियलिटी में देखोगे एक बारी वो वीडियो रिलीज कर दिया तो ये क्या 0.1% स्टेप था सही डायरेक्शन में, मैं कहूँगा। उसके बाद कितना और काम करना था ये अचीव करने के लिए, लेकिन जब उस लाइन के पीछे होते हो तब ऐसा लगता है कि ये बड़ी सी दीवार है, एक बार इसे क्रॉस कर दिया तो सब सही हो जाएगा, लेकिन वो वन ऑफ द मेनी स्टेप्स थी। और अगर मैं उसे हमेशा से एस वन ऑफ द मेनी स्टेप्स देखकर चलता तो मैं कभी उसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और वो करना आसान रहता। आप सही कह रहे हो, जब पहला वीडियो डालते हैं तब ये फीलिंग आती है कि अब तो कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पर, मेरी लाइफ बदलने वाली है, इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, और डर लगता है अंदर से, ये सब होता है। लेकिन आगे जाकर पता लगता है कि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी एक वीडियो अपलोड करना यूट्यूब पर। कोई एक ऐसा डिसीजन जिसके लिए आप बहुत ज्यादा प्राउड हो कि यार मजा आ गया, अच्छा हुआ ये चीज कर ली? मैं कहूँगा ब्लॉग चैनल खोलना एक ऐसा डिसीजन था मेरे लिए। ब्लॉग चैनल बहुत हाँ। बहुत इनपुट चाहिए उसके लिए, बहुत एनर्जी लगती है वो लग। बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन एक बार ही कर लिया तो मुझे लगा
बहुत अच्छा था ये कर लिया। उल्टा तब मुझे थोड़ा सा ये लगा कि और पहले ही कर लेना चाहिए था इस चीज़ को। कितना टाइम आपको लगता है, जैसे अगर हम एक व्यूअर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो लगता है अच्छा कुछ क्या ही है इसमें, कैमरा लिया होगा, हम्म, रिकॉर्ड कर लिया होगा, अपलोड कर दिया होगा। हाँ रियलिटी हाँ, अलग होती है। आप बिल्कुल ही अलग होती है। पूरे दिन सोचते हो कि कौन कौन से पार्ट रिकॉर्ड करने हैं, फिर आप एडिट एग्जैक्टली। में हर एक चीज क्या डालूं नहीं डालूं, क्या इसमें ह्यूमर ठीक है, क्या इसमें क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट सारी चीजें हैं। तो आज के दिन अगर हम देखें तो ध्रुव राठी कितने व्लॉगर हैं और कितने मेन चैनल पे आप फोकस करते हो परसेंटेज वाइज? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं कहूँगा 70-30। 70 मेन चैनल पे, 30 ब्लॉग चैनल पे। 30 व्लॉग चैनल पे। लेकिन जैसा आपने कहा ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। लोगों को देखकर लगता है कि अच्छा बस ये व्लॉग बनाया है तो बड़ा आसान होगा, अपने जहाँ भी जा रहे हैं कैमरा लेकर चले गए, व्लॉग बना लिया। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये देखना कि इसे फिल्म करना है नहीं करना, अच्छा ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। उसके बाद जब दिन ख़त्म हो गया तो वीडियोस को सॉर्ट करने बैठ जाओ। अच्छा ये वाली क्लिप्स एडिटर को देनी है नहीं देनी। अभी एडिटर है मेरे पास ब्लॉग चैनल के लिए, तो पहले सॉर्ट करने में 1 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं कि अच्छा ये क्लिप्स जाएंगे एडिटर के पास, ये नहीं जाएंगे। और जब चली गई एडिटर के पास, उसके बाद जो एडिट होकर आया उसमें अब मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, उसके ऊपर से अपना एडिट दोबारा से करो। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है ये। ठीक है। ध्रुव भाई, कोई आखिरी मैसेज जो कि आप किसी भी बच्चे के साथ यहाँ शेयर करना चाहते हो, या कोई भी रैंडम चीज, जरूरी नहीं वो मैसेज हो। अब आपके पास बच्चे हैं, आप इमेजिन करो कि ठीक है कुछ हजारों बच्चे आपके आगे हैं, कोई एक चीज जो आपको बतानी हो, कुछ उनके। मैं यही कहूँगा कि जहाँ लोग जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा जहाँ भीड़ जाती है वहाँ जाने की कोशिश मत करो। जहाँ हर कोई जो चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहा है उसे करना उतना ही मुश्किल रहेगा। यहाँ पे जैसे आप जेई एग्ज़ाम की बात करते हो, यूपीएससी की बात करते हो, ये इतनी सामने दिखने वाली चीज़ें हैं और इतने लाखों लोग इन एग्ज़ाम्स को देते हैं, जबकि पता है कि सक्सेस मिलने के चांसेस इतने कम हैं। तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि इन पाथ्स पे आप जाओ। आप उन पाथ्स को ढूंढो जो कि इससे अलग हैं, जो इतने लोग कर नहीं रहे हैं। इतना मुश्किल नहीं है ढूंढना, बस थोड़ी करेज चाहिए कुछ ऐसा करने के लिए जो नॉर्मल लोग कर नहीं रहे हैं, और कंसिस्टेंसी चाहिए। वो ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू पासिंग एन एग्ज़ाम जिसमें आपके पास होने के चांसेस 1 in 1 lakh हैं। ये बहुत बहुत आपने बहुत सिंपल और स्ट्रांग चीज बोली है। इस पर हमारी कविता भी थी 9th-10th में, आपको याद हो, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन याद है मुझे। आप एक रास्ते पे चलते जाते हो, फिर वो दो रास्तों में फट जाता है, एक रास्ते में लाखों मतलब हजारों लोग जा रहे हैं, ब्राइट रास्ता है वो, एग्जैक्टली। एक रास्ता अंधेरा भरा है, आपको नहीं पता कि क्या है। मैं उस रास्ते पे जाता हूँ और वहां पे मेरे को हाँ। वो चीज मिलती है। इससे मुझे एक और चीज़ याद आती है। एक स्कूल में एक और कोई इंग्लिश की किताब में चैप्टर था या कुछ था जो जो मैंने तब सीखा, और ओवर द इयर्स मेरे दिमाग में हमेशा रहा वो। मुझे पता नहीं क्या चैप्टर था, जिस और किस बारे में था ये भी नहीं पता मुझे। बस मुझे ये याद है कि एक बंदा था जो कहता था कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करता हूँ, मैं हमेशा ना इंटरस्टिसेस को ढूंढ कर रखता हूँ। उसने ये एक स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल किया था। ये होता है कि जब भी आप कुछ काम करते हो डेली लाइफ में ऐसे कई टाइम्स होते हैं जब आप किसी का वेट कर रहे हो कुछ करने से पहले, या खाना बनाते टाइम यहाँ पे 5-10 मिनट आपके पास फ्री हैं। तो उन छोटे छोटे गैप्स को यूज़ करना अपने प्रोडक्टिव कामों के लिए, उससे आपके दिन में जो 24 घंटे होते हैं वो कई ज़्यादा और एक्सपैंड हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से रही थी कि जब भी ऐसा कोई टाइम होता है ना दिन में, जब कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ, उस टाइम को मैं हमेशा सोचता हूँ कैसे यूटिलाइज किया जा सके किसी प्रोडक्टिव और अच्छे काम के लिए। याद है क्या ऐसा कोई चैप्टर? मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ मतलब ये चीज पढ़ रखी है, पर स्पेसिफिकली शायद अम्बर्टो इको नाम का कोई बंदा था जिसने ये बोला था उस चैप्टर में। याद नहीं। बच्चे ये कमेंट्स में बता देंगे या तो कि कौन सा क्या हाँ। था। तो अच्छा ध्रुव भाई, एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं भूल गया जो मेरे ध्यान में था। अगर मान लो हाँ। आज के दिन किसी को जर्नलिज्म की डायरेक्शन में जाना है, पर मान लो वो आपकी तरह साइंस इंजीनियरिंग ले ली, बाद में सोच रहा है,
तो हम्म कौन सा पैसेज, कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा? रास्ते इनफाइनाइट है, मैं कहूँगा कोई डिफाइंड नहीं है कि ऐसे ही जा सकते हो, ऐसे ही जा सकते हो। मैंने हर तरह की कहानियाँ सुनी है कि ये जर्नलिस्ट पहले ये था, ये इंजीनियरिंग करी इसने इसने डॉक्टरी करी, उसके बाद जर्नलिस्ट बन गया। तो कोई लिमिट मत करो अपने आप को कि मतलब ऐसे ही किया जा सकता है या ऐसे ही किया जा सकता है। हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो करना चाहो कर सकते हो। तो इसमें एक तो हमारा जैसे आप वाला हुआ कि हम सोशल मीडिया से कुछ कुछ स्टार्ट करके जा सकते हैं, फिर आपके कुछ पेपर्स भी होते हैं, आप उन्हीं की बात कर रहे हो? कि क्या पेपर्स भी होते हैं? जैसे कि मान लो बच्चे अभी देख रहे हैं, तो उन्हें हम कुछ हम्म स्पेसिफिक रास्ते बता सकें कि यार एक तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जा सकते हो, एक है कि हम्म सेकंड रास्ता ये है, थर्ड दो तीन मोस्ट कॉमन रास्ते। काफी बच्चे हम्म जर्नलिस्ट जो बनना चाहते होंगे उनके लिए वो कुछ चीज। हम्म हाँ, मैं आज के दिन तो यही कहूँगा, लेकिन जर्नलिस्ट अगर बनना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपना इंडिपेंडेंट काम करो सोशल मीडिया के द्वारा, या फिर जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं न्यूज़ की, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ एसोसिएट हो सकते हो। जो लेकिन जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं आज के दिन, वो जर्नलिज्म तो कर नहीं रहे हैं, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है, मुझे लगता है। आज एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक था फेक न्यूज, जो कि बच्चों ने कहा था टीम में कि इसके ऊपर बात करना। और फिर मुझे लगा कि यार बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर, उनके वो शायद उतनी वैल्यू एडिशन ना हो। अभी हम हाँ जर्नी हाँ से जो चीज सीखने वाले निकाल सके वो उनके साथ शेयर कर रहे हो, और काफी सारी नई चीजें आज हमें पता भी चली ध्रुव भाई की लाइफ की। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आपने सोच रखे हैं, या फिर आप अभी क्योंकि गो विद द फ्लो धीरे धीरे देखते जाएंगे? आपको एक रफ रफ आइडिया कि यार इस प्रकार इस डायरेक्शन में मैं जाना है, या आपने क्या सोचा है? हाँ, रफ आइडिया है, इतना क्लियरली नहीं डिफाइन किया है लॉन्ग टर्म में क्या करना है, लेकिन गोल बस यही है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेन चैनल है वो ऐसा चैनल बने कि अगर देश में किसी को भी ये जानना है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, या कोई भी न्यूज़, बड़ा न्यूज़ इवेंट हुआ, तो वो अपना, वो एक ऑप्शन तो वो है कि न्यूज़ चैनल खोलकर देख सकते हैं, घंटों की डिबेट सुन सकते हैं, कि समझने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है यहाँ पर। वो 24 घंटे जो डिबेट चलती रहती है न्यूज़ चैनल पे। दूसरा ऑप्शन है कि अखबार पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन ऑप्शंस की जगह वो लोग मेरे चैनल पे आएँ, 10 मिनट स्पेंड करें और पूरा इशू समझ लें। तो मेरा जो चैनल है वो, मैं कहूँगा, कंसाइज, सिंपल, एजुकेशनल और ऑब्जेक्टिव न्यूज़ के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है। सिंपल मतलब इतनी सिंपल हो कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए मेरे वीडियोस देखकर कि यहाँ पर क्या होने लग रहा है। कंसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम से कम टाइम में एक्सप्लेन करना, कि अब एक इशू को आप 1 घंटे भी लगा सकते हो उसमें, और 10 मिनट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समराइज़ किया जाए। एक हो गया एजुकेशनल, मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलमोस्ट हर वीडियो में कुछ ना कुछ एजुकेशनल ज़रूर हो, मतलब लोग कुछ नई चीज़ सीखें। जैसे कि मेरा इंडियन पार्लियामेंट वाला जो वीडियो था, जिसमें मैं न्यू इंडियन पार्लियामेंट की कंट्रोवर्सी बता रहा हूँ जो बनने जा रहा है, उसमें मैंने डीलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। या फिर जो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पे जो मेरा वीडियो था, उसमें मैंने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, वो कैसे काम करता है, एवोल्यूशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया। और फाइनली ऑब्जेक्टिव, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट है। कुछ लोग ऑब्जेक्टिविटी को अनबायस्डनेस से कंफ्यूज कर लेते हैं कि अच्छा भाई ये तो बड़ा बायस्ड इंसान है। बात यह है कि जब भी ओपिनियंस बताए जाते हैं, ओपिनियंस हमेशा बायस्ड होते हैं। आपने किसी चीज़ के बारे में कुछ बोला, वो बायस्ड होगा। आप उसके फेवर में हो, अगेंस्ट में हो, जब आपने मुंह खोल दिया बायस्ड होगा, मुंह ना भी खोला तो भी बायस्ड होगा। मान लो यहाँ पे आपके घर के साइड में जंगल कटने जा रहा है, और लोग आपको कह रहे हैं यार प्लीज़ आवाज़ उठा दे, यहाँ पे हम नहीं चाहते ये जंगल कटे, और आप कहते हो कि नहीं मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस चीज़ पे, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। तो मुंह ना खोलना भी बायस्ड होना हो गया। आप उस जंगल काटने के फेवर में बायस्ड हो अगर आप अपना मुंह नहीं खोलोगे यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला तो वो कटते चले जाएगा, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। तो ये ओपिनियंस बताना बायस्डनेस होती है। मैं कोशिश करता हूं अपने वीडियोस में ऑब्जेक्टिव रहने की, मतलब फैक्ट्स बताए, दोनों साइड्स बताई, और एंड में मैंने 20% वीडियो में अपना ओपिनियन बताया, मेरी क्या राय है इसके बारे में। लेकिन ओवरऑल मैं यही चाहता हूं लोग मेरे वीडियोस देखकर खुद से सोचें, वो फैक्ट समझ लें और खुद से सोचें कि
वो अपनी राय खुद से बनाए एक टॉपिक के ऊपर। इसमें जब ध्रुव भाई हम पूरे देख रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, जो कि विद टाइम आप पॉलिश होता जाता है जैसे जैसे आप क्रिएट करते जाते हो कंटेंट। जो आपने कहा कि ओके हम 24 घंटे की चीज़ 10 मिनट में प्रिसाइसली बता पाएं और ऑडियंस उसे समझ पाए, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं कि आप किस हिसाब से समझा रहे हो कि एक हाईली एजुकेटेड और चाहे एजुकेशन कम भी हो, दोनों व्यक्तियों को आराम से वो चीज़ समझ में आ रही हो। तो एक और लास्ट चीज़ यार, आज के दिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट क्या हम ये कह सकते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हो या मेडिकल में हो, किसी भी प्रोफेशन में डाउन द लाइन अगर आपको अपर और चढ़ना है, ठीक है, कि आगे आपको बढ़ना इंजीनियर से है। टीम लीड बनना है, ठीक है, मैनेजर बनना है, तो आपके वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उस पूरी टीम में सबसे अच्छे कोडर होगे तभी आप टीम लीड बनो। लीड कर पा रहे हो या नहीं, आप उन्हें डायरेक्शंस दे पा रहे हो या नहीं, वो डिसाइड करता है। तो जो आपका कॉलेज लाइफ है उस दौरान आपके पास अलग अलग डोमेन्स के लोग हैं, कोई हरियाणा से, कोई बिहार से, कोई साउथ से, कोई नॉर्थ ईस्ट से, कोई आपका, तो उन सब के साथ बातें करें। हर एक व्यक्ति के साथ जो आप बात करते हो उसे यूं सोचो कि यार अच्छा मैं, वो हर एक प्रैक्टिस हो रही है, जैसे मैथ्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। और डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन स्किल मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको सीखनी है अगर आपको ऊपर जाना है। आप देखोगे जितनी भी टॉप लेवल की जॉब्स हैं, जो मोस्ट हाईली पेड जॉब्स होती हैं, उनमें वो मैनेजर लेवल की पोजीशंस होती हैं। आप किसी कंपनी को मैनेज कर रहे हो, किसी टीम ऑफ लोगों को मैनेज कर रहे हो, और वहाँ पे कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल हो जाती है और बाकी सारी स्किल्स नीचे आ जाती हैं। तो अगर कभी भी आपको उस लेवल तक पहुंचना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो सीखनी ही पड़ेंगी, और प्रायोरिटी समझ के लेकर चलो इससे। एक तो चीजें और हैं ध्रुव भाई, जैसे कि एक तो मल्टी फनल इनकम में आप जैसे मल्टी फनल इनकम है कि यार आपके है ना 5-6 सोर्सेज होने चाहिए इनकम के, अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनना है तो। और साथ में एक और थ्योरी ये भी है कि आप एक बार में 2 पैरों में नाव मत रखो, वो पैर फाड़ देंगी आपके। तो आप जब इनिशियली आप किसी भी पर्टिकुलर डोमेन को चूज करते हो तो आप उसमें 2-3 साल काम करते हो, आप उसी स्किल पे काम करे जा रहे हो, उस स्किल को आप इतना मास्टर करते हो कि वहां से एक फनल बन सके। फिर वो जो फनल अपने आप में स्टेबल बन जाती है तो आप उसके साथ में पैरेलल फनल और बनाने लग जाते हैं। तो जब एक स्टूडेंट किसी व्यक्ति को देखता है जो कि ऑलरेडी 7-8 साल से काम कर रहा है, तो उसे दिखता है अरे यार इसके तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। पर रियलिटी है कि शुरुआत में उसने एक फनल बनाई, उसको स्टेबल बनाया, फिर वो पैरेलल फनल बना रहा है। एग्जैक्टली यही मेरी कहानी भी है, ये कि मेरा पहला ओनली सोर्स ऑफ इनकम था यूट्यूब एडसेंस। अब मैं नेटफ्लिक्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ तो एक फ़नल वहाँ से आती है, एक स्पॉटिफाई के लिए पॉडकास्ट बनाता हूँ तो एक वहाँ से आती है। तो ये उसके बाद ही डेवलप हो पाए जब यहाँ पर एक मेन फ़नल रही है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ये वो नहीं है कि ये 2 पैरों को 2 नाव में रख रहे हो। ये कहानी वो है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। हाँ हाँ, ये सही कहा। ये एग्जाम्पल ज़्यादा फिट बैठता है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी जॉब कर रहे हो आप, अगर सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है तो डेफिनेटली फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल नहीं हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है किसी भी जॉब के साथ। अभी जैसे कोविड की वजह से कितनी सारी नौकरियां गई हैं। अगर जिन लोगों के पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम थे वो ज़्यादा बेटर सस्टेन कर पा रहे हैं अपने आप को। वैसे आप नेटफ्लिक्स पे कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा इलाबोरेट कर रहा हूँ मेरे को। मैं एक डी कोड सीरीज बनाई थी, अभी सीजन 1 खत्म हो गया उसका, तो मैंने दोबारा से नहीं बनाई है। डी कोड विद ध्रुव करके था, तो उसमें मैं कोई भी मूवी या टीवी शो को लेता था और उसकी एनालिसिस करता था, उसमें जो भी होता है और जो भी रियल लाइफ चीज़ें हैं उसकी। बस यही कॉन्सेप्ट था उसका। मल्टीटास्किंग जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक साथ में का 3-4 चीजें करने का, एक तो जैसे आपने बताया वो चैप्टर में कि आपके कुछ गैप्स बच जाते हैं तो उसमें आप चीजें, एक है कि मल्टीटास्किंग जो हमारी मम्मियां कर पाती हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है औरतें ज़्यादा अच्छा करती हैं एज कम्पेयर टू मैन। मैं कभी पर्सनली मल्टीटास्क नहीं कर सकता। मैं 1 घंटा है 2 चीज़ें करनी है तो आधा आधा घंटा डेडिकेट करो उसके लिए। दोनों चीज़ों को साथ में करने की कोशिश करोगे तो मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन हर इंसान अलग होता है मुझे लगता है इसमें। मुझे लगता है थोड़ा सा, नहीं काफी ओवर हाइप्ड है। काफी बच्चे स्टूडेंट्स ईमेल में पूछते हैं मल्टीटास्किंग कैसे करें। मेरे हिसाब से तो आप एक बार में एक चीज के ऊपर बैठो और 100% उसे दो, वो खत्म एग्जैक्टली। हो जाए तो फिर आप सेकंड चीज स्टार्ट करते हो।
पॉसिबल ही नहीं है मुझसे, तो ये भी नहीं हो पाता कि मैं गाने सुनते हुए कुछ पढ़ाई करूं, ये भी नहीं कर सकता मैं। कुछ लोग ये कर पाते हैं, मैं उसे भी सुनकर हैरान हो जाता हूं। मैं कहता हूँ मेरा ध्यान गानों पर जा रहा है, यहाँ पे पढ़ाई पर नहीं जा रहा है। उसमें ये होता है, आप वो गाने सुनो जिनमें लिरिक्स ना हो, बीट्स हो सिर्फ। हाँ, तो और वो भी रिलैक्सिंग आप तब गाने जो होते ज्यादा हैं। इफेक्टिव है। मान लो आपने मैथ्स का कोई चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, अब सेकंड टाइम आप रिवाइज कर रहे हो प्रैक्टिस के लिए, तो वो निकल जाएगा। हाँ, पर आप फर्स्ट टाइम हाँ, पढ़ रहे हो समझने के लिए, तो गाने फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस या फिर बहुत लाइट म्यूजिक हो। एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम जब किसी चीज़ को समझना हो तब मुझे थोड़े डिस्ट्रैक्टिंग ही लगते हैं गाने। तो आज के लिए ध्रुव भाई, हम बहुत शानदार सेशन हुआ हमारा, और आई होप कि काफी बच्चों ने काफी सारी चीजें इसमें से सीखी होंगी। जितनी भी यार आपने चीजें सीखी, कुछ जो की पॉइंटर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, डेफिनेटली उसे एक पेज पे लिखो, वरना रात के खाने की तरह हम इस एपिसोड को भी भूल रहे होंगे। और सबसे शुक्रिया ध्रुव भाई, अपना समय निकालने के लिए, यहाँ पे बच्चों से बातचीत करने के लिए। बहुत बढ़िया लगा मुझे। और आप सेम सेम, जितने मुझे भी भी बहुत हमारे, मजा आया। पता भी नहीं लगा 1 घंटा कब खत्म हो गया। और काफी यंग लोग यार आपसे इंस्पायर होते होंगे। आप अभी, आपकी उम्र कितनी है अभी? तो बहुत कुछ है ही नहीं मेरी 26 साल है अभी। उसमें, हम काफी। सेम ही एज के हैं ना हम। आपकी कितनी है? मैं मेरी मैं भी 23 का हूँ। हाँ, सिमिलर सही है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। ये पार्ट काट दे। तो इसी के साथ यार हम आज की ये सेकंड पॉडकास्ट खत्म करते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। और डेफिनेटली आप ध्रुव भाई के व्लॉग चैनल जरूर देखें, और उनका मेन चैनल ध्रुव राठी चैनल। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसी प्रकार से फोड़ते रहें। सिया।